सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे कारक। जैसा कि बेटा लाइव क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन आज मैं इसकी वीडियो भी आपको भेज रही हूँ क्योंकि कई बच्चे लाइव क्लास नहीं अटेंड करते हैं, तो वो इस वीडियो से इस पार्ट को समझ लेंगे। तो बेटा कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे सीता फल खाती है, राम ने डंडे से घोड़े को पीटा, राम 4 दिन में आएगा, राम कलम से लिखता है। बेटा कारक के बेटा 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक है क्रिया को करने का भाव प्रकट हो, जिससे क्रिया को करने का भाव प्रकट हो है कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव प्रकट हो। तीसरा करण कारक, वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होती है। संप्रदान कारक, चौथा संप्रदान कारक, जिससे हित की पूर्ति क्रिया से होती है। पांचवा होता है बेटा अपादान कारक, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। छठा है संबंध कारक, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला। सातवां अधिकरण कारक, क्रिया करने का स्थान या आधार। आठवां होता है संबोधन कारक, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाता है। अब बेटा कारक को हम विभक्ति चिन्ह के साथ देखेंगे। विभक्ति चिन्ह यानी इसे परसर्ग भी कहते हैं। तो देखो कर्ता कारक का जो चिन्ह है, जो परसर्ग है, वो है ने। कर्म कारक को, करण कारक से, द्वारा, साधन के लिए। संप्रदान कारक को, के लिए। अपादान कारक से, जुदाई के लिए यानी अलग। संबंध कारक का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। अधिकरण कारक में, पर। और संबोधन होता है हे, अरे। अब बेटा पहला होता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या होता है? वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा क्रिया व्यापार के करने वाले का बोध होता है, यानी क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने कविता सुनाई। अब इस वाक्य में कविता सुनाने का काम मोहन कर रहा है, अतः मोहन क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। कर्ता कारक का जो विभक्ति या परसर्ग है वो है ने। मोहन कविता पढ़ रहा है। अब इस वाक्य में भी पढ़ने का काम मोहन ही कर रहा है, तो मोहन कर्ता कारक है। परंतु बेटा यहाँ पे कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः यह स्पष्ट है कि कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति के साथ भी हो सकता है तथा इसके बिना भी। ने का प्रयोग वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता। जो ने विभक्ति है, ने है, उसका प्रयोग वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता है। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग होता है। अब वर्तमान में जैसे देखिए गीता रोटी बनाती है, भविष्य काल में सुधांशु क्रिकेट खेलेगा। भूतकाल अकर्मक हो गया, हरीश देर तक सोया। और अगर भूतकाल सकर्मक होगा तो वहाँ पे देखो योगेश ने पाठ याद किया। तो जो कर्ता कारक है वो परसर्ग के सहित भी होता है और परसर्ग रहित भी होता है। दूसरा होता है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया के व्यापार का
फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। माली ने पौधों को पानी दिया। अब कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? को। तो माली ने पौधों को पानी दिया। सुनीता ने चित्र बनाया। अब ये इसमें पहले वाक्य में है दिया, क्रिया के व्यापार का फल पौधों पर पड़ रहा है, इसीलिए पौधा कर्म कारक है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह अभी मैंने बताया क्या होता है? को। तीसरा होता है बेटा करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, क्रिया करने का साधन या माध्यम। अतः क्रिया के करने अथवा होने का साधन या माध्यम वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका प्रसर्ग से तथा के द्वारा है। देखिए उदाहरण, रिया ने मक्खन से पराठा खाया। ऋषभ कार द्वारा दिल्ली गया। अब जी उपयुक्त वाक्य हैं, उनमें खाने का साधन क्या हो रहा है? मक्खन, तथा जाने का साधन कार है, अतः ये शब्द करण कारक है। करण कारक की पहचान बेटा क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है, जो उत्तर मिलता है वह करण कारक होता है। जैसे देखो पहले में हमने बोला रिया ने मक्खन से पराठा खाया। अब इसमें प्रश्न करो, रिया ने किससे पराठा खाया? इसका उत्तर क्या आ रहा है? मक्खन। मक्खन से पराठा खाया, तो यहाँ पे मक्खन क्या हो गया? करण कारक हो गया। अगला है संप्रदान कारक। जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे किसी के लिए कुछ करना, कुछ देना, ये क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ। अब यहाँ पे देखो गरीब और मेरे लिए काम किया जा रहा है, अतः यहाँ पे संप्रदान कारक है। अपादान कारक नेक्स्ट होता है। अपादान कारक जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। यानी क्या होता है? अलग होने का भाव। अब ये देखिए, वृक्ष से फल गिरा, अपादान कारक, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से अलग है ना, तो वृक्ष से फल गिरा। राम सिंह गांव से चला गया। अब इन वाक्यों में देखो वृक्ष से और गांव से, ये क्या है? अपादान कारक है। अपादान कारक की विभक्ति से है। जिन शब्दों में देखो घृणा, द्वेष, भय, तुलना, निकलना आदि का बोध होता है, ये भी अपादान कारक में ही आते हैं। मैं गंदगी से घृणा करता हूँ, घृणा क्या हो गया? अपादान कारक। अपने साथियों से ईर्ष्या द्वेष अच्छी बात नहीं। गीदड़ शेर से भय खाता है। रवि पंकज से अच्छा है, क्या हो रही है? तुलना हो रही है ना। और गंगा हिमालय से निकलती है। ये होते हैं बेटा अपादान कारक। अगला है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का यह शब्द जिससे दूसरे के साथ संबंध ज्ञात हो संबंध कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यह हरिशंकर का पुत्र है। विद्यालय के प्रधानाचार्य परिश्रमी तथा योग्य हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी बताया था ना। इन वाक्यों में हरिशंकर का तथा विद्यालय के शब्द संबंध कारक में है, क्योंकि इनका संबंध किससे हो रहा? हरिशंकर का संबंध किससे? पुत्र से। तथा विद्यालय का संबंध किससे? प्रधानाचार्य से है। तो ये है संबंध कारक। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक तो जिस पद से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे देखिए, कमल सरोवर में खिला है।
माताजी घर के भीतर हैं। अब इन वाक्यों में देखिए, सरोवर में और घर के भीतर पद उन स्थानों को सूचित कर रहे हैं, उन स्थानों को बता रहे हैं जहाँ क्रिया का व्यापार होता है, अतः ये अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं, जो विभक्ति चिन्ह है में, पर, भीतर आदि हैं। अपादान कारक में जो ध्यान देने योग्य बातें वो बेटा, अधिकरण कारक के अंदर ऊपर आदि परसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे कमरे के अंदर क्यों छिपे बैठे हो, छत के ऊपर मत जाओ। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने में रखनी चाहिए कि इन परसर्गों से पूर्व के का प्रयोग आवश्यक है। अपादान कारक द्वारा सीखने का भाव भी प्रकट, जो अपादान कारक है, बताया था मैंने लाइव क्लास में कि जो अपादान कारक होता है उसमें हमें सीखने का भाव भी प्रकट होता है। अगला होता है बेटा संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए संबोधन कारक कहलाता है। जैसे, अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे, हे विद्यार्थियों देश का भविष्य तुम ही पर निर्भर है। इन वाक्यों में देखिए, अरे बेटा, हे विद्यार्थियों, ये क्या है, संबोधन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। संबोधन कारक में अन्य कारकों की अपेक्षा विशेष बात यह होती है कि इससे संज्ञा शब्दों से पूर्व कभी कभी अव्यय शब्दों जैसे अरे, हे, अजी, ओ आदि का प्रयोग होता है। कभी कभी बिना अव्यय शब्दों के भी संबोधन कारक होता है। जैसे, बच्चों ध्यान से सुनो, भाइयों और बहनों मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। अब बेटा हमने कारक पढ़े, तो करण कारक और अपादान कारक, करण कारक और अपादान कारक, इनमें अंतर देखो। करण तथा अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह क्या है, से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भेद है, अंतर है। करण कारक में से सहायक या साधन का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलगाव या अलग या दूर होने का भाव है। जैसे देखिए, अब राम गाड़ी से आया, क्या है, करण कारक, साधन हो गया। और राम स्टेशन से आया, अपादान कारक। तुम पेंसिल से लिखते हो, अब पेंसिल से लिखते हो क्या हो गई, लिखने का साधन। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे अलग होने का भाव, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। अब कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे, सुरेंद्र ने महेंद्र को पढ़ाया, पढ़ाया क्या है, क्रिया का कर्म। और संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ काम करने का बोध होता है। जैसे, गरीबों को भोजन और वस्त्र दे दो, ये क्या है, गरीबों के लिए। यहाँ पढ़ने को पुस्तकें नहीं मिलती, ये किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो संप्रदान कारक में देने या उपकार करने का भाव मुख्य होता है। तो बेटा यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।